Hello, beautiful people. What's up, guys? Welcome to the ethics class again. As you know, that this ethics class for regular beginners both. But what here we do is that we put a special focus on beginners, since we tell her how to read the question, how to analyze it very smartly, and how to write the answer after analyzing the question, so that you can get minimum average or above average marks. This is 100% guarantee, friends. You'll just realize after watching this video. So just watch it till end, and do subscribe, do hit the subscribe button. All right, guys. So yeah, here's the question. I'll scroll it for you if you at all want to take the screenshot and keep it with you. आप लोग को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी फिर, है ना? So चलिए. All right. Okay, yeah, it's done. Yeah. Alright, guys. So let's start the topic. Guys, here I'll not again read the question. I'll telling you, right, because I've already read the question. And so today we are discussing a case study basically. So this is a very sweet and your favorite case study, in fact. So yeah, the topic of today is like ethics in personal and public relationship. The question is very good today. You can just make it out why it's very good. See, Tina loved Atha, ठीक है, when they both were undergoing a training at IS प्रोफेशनर. ठीक है, टीना अथर को प्यार करती थी जब IS प्रोफेशनर थे, और उन्होंने मैरी भी कर लिया और वो काफ़ी खुश है. ठीक है, उन लोगों को सेम कैडर भी, स्टेट कैडर भी अलाउ है, सेम स्टेट कैडर में वो लोग दोनों SDM के पोस्ट में पोस्टेड हुए हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट में और एक ही साथ रह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में. ठीक है, अथर का जहाँ पे पोस्टिंग है ना, जिस जगह पर, उस रीजन, वो रीजन काफ़ी ज़्यादा रिच इन मिनरल रिसोर्सेज है और माइनिंग भी काफ़ी ज़्यादा रैम्पेंट है वहाँ पर. ठीक है, इट वॉज होम टू रिच पीपल और काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग. सिंपल सा नॉर्मल फैक्ट है भाई, अमीर लोग तो होंगे वहाँ पे, है ना, सबका माइन है. एनीवेज, टीना को ये पता चला दैट अथर जो है वो ब्राइब लेना स्टार्ट कर दिया है. किससे? माइनिंग बैरोन्स लोगों से. ब्राइब मतलब माइनिंग बैरोन्स यहाँ पे रैम्पेंट माइनिंग कर रहे हैं, इलीगल माइनिंग कर रहे होंगे, इसीलिए ना अथर को ब्राइब दे रहे हैं वो लोग. ठीक है, और वो ये भी ऑब्जर्व कर रही है दैट अथर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली गिफ्ट घर में ला रहा है. ठीक है, एक बार उसने कन्फ्रंट भी किया, पर वो अथर ने टाल दिया और बोला दैट अरे यार, अमीर लोग हैं ना, तो वो लोग काफ़ी इम्प्रेस है मेरे काम के करने के स्टाइल से और जनरस होके मुझे ये गिफ्ट्स दे रहे हैं. ऐसा कुछ है नहीं है दैट मैं माइनिंग कोई ब्राइबिंग नहीं ले रहा हूँ. ठीक है, और वो पार्टी भी अटेंड कर रहा है काफ़ी. ये रिच पीपल लोग पार्टी दे रहे हैं, मतलब सिंपल सा इंडिकेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट रिच पीपल जो वहाँ के हैं वो लोग काफ़ी ब्राइब माने घोटाले वाले धंधे में संयुक्त है, और अथर को भी उन्होंने अपने चपेट में ले लिया और अथर को काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट दिया जा रहा है. ठीक है, और पार्टी वार्टी भी अटेंड कर रहा है अथर. ठीक है, तो ये सब टीना ऑब्जर्व कर रही है क्योंकि टीना के घर में काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट आ रहा है, जो वो लोग सेम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रह रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, टीना को अनकंफर्टेबलनेस फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्ट फील हो रही है. यार हम लोग IAS अफसर है और हम लोग ऐसा करेंगे, तुच्छ हरकत है ना. तो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रही है अथर के इस चेंज्ड एटीट्यूड को देखकर. और वो लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्यार करते हैं पहले से ही. मतलब ये प्यार करते हैं, मतलब ये ऐसे इंडिकेशन देना है क्योंकि उनका शादी हो गया और लोग अभी भी प्यार करते हैं. मतलब अगर टीना अगर बाई चांस अथर के खिलाफ कोई अगर एक्शन ली तो उन लोग का शादी जियोपार्डाइज हो सकता है, मतलब खतरे पे पड़ सकता है उन लोगों का शादी. मतलब ये वर्ड लाइन देने का यही मतलब हुआ, आप समझ जाइए, है ना. केस स्टडी इसी का नाम है, आपको खुद से समझना पड़ेगा सब कुछ. केस स्टडी लिखने वाला समझाएगा नहीं आकर. ठीक है, एनीवेज, एक दिन उसको पता चला दैट अथर हैज़ टेकन एक्चुअल ब्राइब. मतलब अथर को पता चल ही गया उसको दैट हाँ अथर ने सच, अभी तक तो शक था यहाँ तक, पर एक दिन उसको पता चल गया दैट अथर ने ब्राइब लिया है कुछ लोगों से, है ना, और रिटर्न में कुछ फेवर भी किया उन लोगों को. ठीक है, मतलब कुछ शायद प्रोजेक्ट असाइनमेंट में कोई ऐसा कुछ फेवर कर दिया जिससे वो माइनिंग गूंस लोगों का कम पैसे से काम चल जाए, है ना. तो ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए अतर को लाइक टीना ने पकड़ लिया दैट हाँ ये ब्राइब ले रहा है. और वो जो है ना,
वो ब्राइब जो लिया उसने, दैट हैज़ कॉज्ड अ ग्रेट लॉस टू स्टेट एक्सचेकर। उससे स्टेट के जो एक्सचेकर है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, काफ़ी लॉस होगा स्टेट एक्सचेकर को अगर ये ड्राइविंग कंटिन्यू रखा, ठीक है। शी इज़ एन अपराइट ऑफिसर, वो काफ़ी ऑनेस्ट है टीना, एंड मेड हर सेल्फ अ गुड नेम, उसने काफ़ी अपना अच्छा नाम भी कमाया। दोस्तों ये सब ध्यान से देखिएगा, टीना ने काफ़ी अपराइट ऑनेस्ट ऑफिसर है। टीना अच्छी ऑफिसर है इसलिए ना, ये क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ जाएगा आप, टीना शी इज़ वेरी अपराइटेड ऑफिसर, ठीक है। और उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम भी कमा लिया। नाम कमा लिया ये वर्ड इसीलिए दिया ना दोस्तों, ये सब चाहता है दैट आप उसको आंसर में इनकॉर्पोरेट कीजिए, ठीक है। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, ये जो भी आप मेरा मैं जितने भी केस एंड स्टडीज़ का एनालिसिस करवाया हूँ सब में क्वेश्चन को उठा के आपको आंसर में रखना ही पड़ता है, एनी नहीं आओ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपको तब स्ट्राइक कर जाए, हाँ ये इंपॉर्टेंट, इसको मैं क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, उसको आप कोई इंक से मतलब लाइक एक मिनट, हाँ एक सेकेंड, हाँ उसको कोई दूसरा इंक से अच्छे से आप वो कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए ऐसे ऐसे करके, ठीक है। एक ये कर सकता है आप, उसके बाद एक्सचेकर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, है ना। अनकंफर्टेबल लव फॉर ईच अदर, जिससे ये इंडिकेट होता है दैट अगर वो कुछ अपने पति के ऊपर एक्शन ले अतर के ऊपर, देन इट माइट जियोपार्डाइज देयर रिलेशनशिप व्हाट दे आर हैविंग एज ऑफ नाउ। सो ये सब आप अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, इतने गोल जलोल करके अंडरलाइन नहीं करना, बट इतने सारे अंडरलाइन करोगे जिससे पता चल जाए दैट हाँ ये आपको चीज़ आंसर में भी इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बढ़ देखते हैं। इफ़ शी इज़ टेकिंग अ ड्रास्टिक स्टेप देन इन डेंजर मैरिज, देखिए क्वेश्चन में दिया ही हुआ है वो तो, है ना। व्हाट शुड टीना डू, टीना को क्या करना चाहिए, मतलब आपको लिखना है, यू हैव टू राइट, आपको एज अ टीना नहीं लिखना है, आपको लिखना है दैट आप एक थर्ड पर्सन हो, तो टीना आप टीना को क्या करना चाहिए, आपको अपने तरफ से लिखना है, ठीक है। आपको एज अ टीना मत लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से दिया हुआ है, यही सब क्वेश्चन का नहीं तो नंबर कट जाता है, बताए कोई एज अ टीना ही लिख देगा आंसर कोई, है ना, जब मैं टीना हूँ तो मैं क्या करता, तो वैसा नहीं लिखना। व्हाट शुड टीना डू नोइंग हर हस्बैंड इज इन्वॉल्व इन ग्राफ्ट, है ना, हस्बैंड उस ब्राइबरी के केस में संयुक्त है, तो इस केस में टीना क्या ऐसा ले जिससे उसका मैरिज जियोपार्डाइज ना हो, ठीक है। तो ये ऐसा आपको सोच के लिखना है। अब दोस्तों ध्यान से फिर क्वेश्चन को ध्यान से एक बार रिकॉल करने की सोचिएगा। इधर टीना डाबी, इधर अतर आमिर, है ना, उन लोगों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा गया है दैट ये लोग सेम डिवीजन में, दोस्तों अथर जो है ये माइनिंग का एरिया है इसका, और ये माइनिंग के गूंस लोगों से ब्राइब ले रहा है ये बंदा, ठीक है। ये पता चल गया टीना को, क्योंकि ये जो है अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाता था टीना के लिए, है ना, ये काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाता था, तो टीना को पता चल गया। एक दिन टीना ने पकड़ ही लिया, हाँ सचमुच का। तो अब ये बंदी क्या करेगी, क्या इसके पास क्या ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा है, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन व्हाट टीना शुड डू, ठीक है। अब आप ध्यान से सोचिए आपका आंसर क्या लिखेगा, है। एक तो या तो आप लिखेगा उस टीना उसको अपने पति को समझाएगी, यही ना लिखेगा यार, आप डायरेक्ट तो नहीं लिखेगा ना दैट, नहीं। अगर देखिए क्वेश्चन को भी ऐसे लिखना है ना, जैसे एक पहला स्टेप तो नॉर्मल होता है अपने पति को समझाना, ये सभी लिखेगा, सबको वो लिखेगा, तो सबको ही को नंबर उसमें मिलेगा ही, एक नंबर तो सभी को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सब ने वो आंसर लिखा है। अब लास्ट वाला भी पॉइंट जो है क्या बोलते हैं, जो एक्सट्रीम केस में शायद कंप्लेन कर दे अपने हायर ऑफिशियल्स को, वो भी शायद सबको ही लिखेंगे, ठीक है। ये सब कॉमन होता है, मेन होता है बीच वाला, ये बीच वाला रास्ता, इस बीच वाले लोगों को क्लिक नहीं करता है ना। तो ये बीच वाला कैसे कीजिएगा, सोचिए आप क्या करिएगा। आपको एक तो मतलब एक तो ये वाला दोनों ऑप्शन लिखेगा ही, आपको 2 नंबर तो पक्का मिलेगा आपको, है ना, 2 नंबर बिल्कुल मत सोचिए। और ये एक एक नंबर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सब पॉइंट्स सबको ही लिखेंगे, सबको ही, हर एक बंदा लिखेगा, गारंटीड है। क्योंकि यार प्रीलिम्स का पास करके मेंस में आया होगा कुछ, तो यार इतना तो पोटेंशियल होगा ही बंदे के पास, है ना। देखिए मिडिल पाथ ऐसा होना चाहिए जिससे, बार बार बोलता हूँ मैं, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, है ना।
मतलब एक तो उसको परसुएट करना है, मस्त वाला परसुएशन। कैसा परसुएशन कीजिएगा आप? यार यार तुम अगर ऐसे करने लग गए तो मम्मी पापा का क्या होगा यार, हमारे तुम्हारा तो करियर का, मेरा करियर का सोचो यार, हम लोग दोनों इतने यार टॉपर है, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक लाए। मतलब इतना नहीं लिखना है फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, और यहाँ पे कुछ दिया भी नहीं हुआ दैट दे आर टॉपर, बट स्टिल सिंस दे आर एस डी एम देन दे आर टॉपर, दे आर इन टॉपर कैटेगरी ओनली। ठीक है, तो एनीवेज आपको ये दिखाना है हमारा फ्यूचर का क्या होगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा, है ना। वैसे करके परसुएट करोगे आप तो शायद हो सकता है उसका कंसाइन जो है अभी, जो वो ड्राइविंग का वो पड़ा हुआ है उसका लत, वो शायद चेंज हो जाए, है ना। तो एक हो गया वो आपका मस्त वाला परसुएशन। एक तो खाली बात, वो मैं बताऊंगा ये 2 पॉइंट्स कैसे सजाएंगे, वो आंसर में मैंने अच्छे तरीके से छाट छाट के लिखा आपके लिए। एक वो हो गया दोस्तों। अब एक्स्ट्रा माइल क्या करोगे आप? दूसरा स्टेप आप खुद सोचो। एक काम करो, इसको ना पहले अभी पॉज करके आप खुद से आंसर लिखो, उसके बाद फिर आना, ठीक है। तो एक्स्ट्रा माइल में क्या हो सकता है, आप नॉर्मल सोचो। देखिए एक तो आपने ये वाला स्टेप लिख लिया, दूसरा स्टेप लिख लिया। अब इससे भी, जब इसमें भी बात ना बने तब करना है कुछ, है ना। जब भी आंसर लिखिएगा ना ऐसा सोच के चलिएगा, ऐसा नहीं जो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखना है। पॉइंट्स अपने आप आ जाएंगे यार। पहले ये पॉइंट तो सभी को मिल जाएगा, उसके बाद हल्का डीप परसुएशन, ठीक है। और ये अगर परसुएशन से ये ना माने बंदा, ठीक है, ये तो लास्ट में लिखेंगे, ये तो भैया ये तो फिर करना ही है मुझे लास्ट वाला, जो हायर अथॉरिटी को कंप्लेन कर देंगे। बट इससे भी तो एक बीच वाला रास्ता निकलना चाहिए ना यार, हैं। अगर आप बीच वाला रास्ता निकाल ही नहीं पाए देन आप आईएएस किस बात के यार, फिर क्या काम है आपका, है ना। आपको नंबर मैं क्यों दूँ, यही क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए अब आंसर पहले डिस्कस करते हैं, उसी में अच्छे से मैंने बीच वाला रास्ता भी बहुत तगड़े वगड़े से वाला आंसर लिख दिया, आपको खुद ही फील होगा जब मैं आंसर पढ़ूंगा। तो चलिए आंसर देखते हैं पहले दोस्तों। देखिए पहले तो सारा केस स्टडी में इशू लिखना ही है, ये तो क्वेश्चन में इशू दिया ही हुआ है ना। ये इशू और ये जिस्ट इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि हम एग्जामिनर को बताना चाहते हैं दैट हम करने क्या वाले। अब दोस्तों मैं ये भी बता रहा हूँ, ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन, क्योंकि बहुत लोग लिखते नहीं है ये वाला सेक्शन, वो लोग डायरेक्ट आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, ये आंसर अगर आप लिखते हो तो एग्जामिनर को पता है दैट हाँ एक बंदे ने खुद से अच्छे से पढ़ा है एंड ही नोज द होल, ही हैज़ अंडरस्टूड द होल स्टडी, एंड यहीं पे उसको एक जेस्ट मिल जाएगा दैट हाउ दिस गाय इज गोइंग टू प्रोसीड टू द आंसर। ठीक है, तो देखिए पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेट रिलेशन में तो है ही, और अदर्स का ग्रोइंग इमोरल ब्राइबिंग एटीट्यूड, दैट इज इमोरल एट ऑल्सो एंड ब्राइबिंग एटीट्यूड तो दिख ही रहा था उसका। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस इश्यूज फेस्ड बाई टीना डाबी। ठीक है, टीना, इनफैक्ट डाबी इज नॉट गिवन देयर, एनीवेज या। सो इस डायलेमेटिक सिचुएशन में वो क्या क्या डिसीजन ले सकती है दोस्तों। एक तो ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव क्यों? क्योंकि दिस केस इन्वॉल्व द इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, है ना। क्योंकि इंटेग्रिटी ऑफ नेशन इन द सेंस क्या, एक्सचेकर ऑफ नेशन तो लॉस हो रहा है ना यार। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेना है, मतलब एकदम टू द पॉइंट डिसीजन लेना है ना, जिससे अथर को भी अपने गलती का एहसास हो जाए और वो और ये स्टेप फ्यूचर में ना उठाए। ठीक है, और इमोशनली इंटेलिजेंट भी उसको इमोशनल इंटेलिजेंट वे में लेना है। कैसे इमोशनल इंटेलिजेंट वे? क्योंकि देखिए टीना जो है एट द अभी इस वाले सिचुएशन में उसकी वो पति है ना, एंड दे आर बोथ लिविंग एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो उसको ऐसा कुछ डिसीजन लेना है जिससे पति भी ना रूठे, क्योंकि बहुत प्यार करती है यार उससे, है ना। तो इमोशनली इंटेलिजेंट वे में लेना है उसको डिसीजन, वो भी लिखा हुआ है जिससे क्या लॉ ऑफ लैंड भी बच जाए और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज भी खराब ना हो उसका। मतलब आप ये समझ गया, हाँ भाई बंदा ने अच्छे तरीके से समझ लिया क्वेश्चन, ये प्रोसीड करने वाला है। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए पहला तो वो था परसुएट। ठीक है, परसुएशन हम कैसे करेगा परसुएट उसको? देखिए क्योंकि वो वैल्यूज़ रिकॉल करेगा। वैल्यूज़ रिकॉल क्या, जो हम लोग पढ़े हुए हैं अभी तक, अभी एथिक्स में जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, हाँ वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि दे आर आपको लग रहा होगा दैट यार ये एथिक्स का क्यों क्वेश्चन मैं लिखूं, दैट एथिक्स बुक्स में क्या पढ़ा था। आप लिख सकते हो यार, दे आर अल्टीमेटली यू आर राइटिंग एन एथिक्स आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, दूसरा दैट आप जानते हो दैट वो लोग ने भी एथिक्स का कोर्स का आंसर लिखा हुआ होगा, है ना।
भले ही आपको लग रहा होगा दैट 2000 का शायद आईएएस ऑफिसर हो तो उसका सवाल, तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, जनरलाइज्ड वे में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो दैट रिकॉल द वैल्यू वॉट एवर वी हैव लर्न थ्रू आउट आवर क्लासेस, ठीक है, और थ्रू आउट आवर लाइफ। एंड ओथ ओथ का भी याद दिलाइएगा जो आपने लबासना सेंटर में लिख लिया था, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया था ना लबासना, तो आपको लिख देना पड़ेगा पूरा एकदम लबासना, एकदम मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, बट आप लिख देना दैट ओथ जो उसने लिया था लबासना सेंटर में, वो भी उसको रिकॉल करवाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे शायद सब कोई ओथ लेते हैं, है ना, दैट मैं करप्शन वरप्शन नहीं करूँगा, ये वो है ना, जो भी हो। एंड अलाउ हिम टू बाईपास हिज कंसाइन। अब देखिए ये वाला अगर याद दिलाएगा ना तो शायद दैट दीज थिंग्स विल अलाउ हिम टू बाईपास हिज कंसाइन। कंसाइन कौन वाला कंसाइन, जो अभी अभी जिस कंसाइन में वो जी रहा है, मतलब जिस सिचुएशन में अभी वो ब्राइब ले रहा है, तो ये शायद उस चीज़ से हट जाए उसका, है ना, और ग्रीड से उसका नाता टूट जाए। अभी उसका ग्रीड है ना, उसीलिए ना वो ब्राइबिंग ले रहा है। तो आप पहला तो स्टेप आपका परसुएशन रहेगा, ठीक है। अब देखिए उसको फैक्ट वैक्ट ये सब, ये तो मैंने ज़्यादा लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो आप लिख सकते हो हल्का थोड़ा डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहो ना, क्योंकि देखिए यही तो आपका 3-4 लाइन ले लेगा, ये तो आपको 2 लाइन में अभी दिख रहा है मेरा, आप लिखने बैठिए देखिए 3-4 लाइन ले लेगा आराम से, ऊपर से 2-3 और भी अगर एथिकल वर्ड्स की वर्ड्स घुसा दीजिएगा तो, है ना। तो एनीवेज ये अच्छा से आपने लिख दिया दैट मैंने परसुएशन, ये और ये सब लोग लिखेंगे, लेकिन सब कोई ये कुछ पॉइंट लिखेंगे, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये तगड़ा को पॉइंट मैंने लिखा है, ये आपको समझाया भी अच्छे से मैंने। अब उसका एक तो पहले परसुएशन कर लिया, अब दूसरा स्टेप उसका बिहेवियर को चेंज करना है आपको, है ना। उस समय तो आप चेंज कर दिए दैट हाँ वो है, अब क्या पता अगले बार आगे जाके शायद वो वैसा ऐसा कोई ब्राइबिंग वाइबिंग वाला एक्टिविटीज़ में संलिप्त हो, है ना। तो उसका बिहेवियर भी साथ ही साथ आपको चेंज करना है। कैसे, आपको इमोशनल फैक्ट्स कुछ कुछ रखने हैं, जैसे उसका फैमिली प्रेस्टीज का क्या होगा यार, हमने जो रिस्पेक्ट अभी तक अटेंड किया है उसका क्या होगा, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन जो ट्रबल सह सकता है, क्योंकि अगर बाई चांस ये चीज़ बाद में मीडिया में आ गया या फिर हाईलाइट हो गया, देन बहुत ख़राब है यार। सिंपल सा ये सब फैक्ट है, देखिए फैक्ट है, ये सब जो फैक्ट है वो आपको रखना ही चाहिए, ठीक है। उसका आपका भी करियर जियोपार्डाइज कर लेगा ना, उसका तो होगा ही भाई, अगर फंस गया तो उसका तो होगा, इफ़ गेट कॉट, है ना। तो उसका तो करियर बर्बाद होगा, मेरा भी करियर, मैंने टीना का भी करियर बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको उसको बिहेवियर चेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करना है टू लीव द करंट पाथ एंड रीटेक द रोड ऑफ ऑनेस्टी, है ना। जो पहले आप ऑनेस्ट थे वही ऑनेस्टी में आ जाओ, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा है, सब कुछ आपने मतलब क्यों करेगा, है ना, आप फैक्टर्स मेंशन कर दिया आपने, उसके बाद आपने फ्यूचर टू डू मतलब वे फॉरवर्ड भी लिख दिया, बहुत अच्छा। ये होता है परफेक्ट पैराग्राफ लिखना एथिक्स के, परफेक्ट, मतलब सब कुछ आपका पूरा माल मटेरियल सब कुछ डाला हुआ है। ये तो आराम से 3 नंबर कंटेन करता है, क्योंकि देखिए एक ही पॉइंट में आपने 3 चीज़ लिखा, एग्जामिनर भी समझ जाएगा हाँ बंदे ने तो सब कुछ अटेंड किया है ना। एग्जामिनर सिर्फ एस्पेक्ट ही देता है, बंदे ने क्या क्या एस्पेक्ट लिखा, आपने एक भले ही पॉइंट में 3 एस्पेक्ट घुसा देगा तो आपको नंबर तो मिलना ही है, आपका गारंटी, है ना। तो ये होता है। अब देखिए, अब मैंने बोला था ना अगर उसका एटीट्यूड अभी भी ना चेंज करे तो क्या करना है दोस्तों। देखिए उस समय जो करना है ना, उस समय आप कर भी क्या सकते हैं, आप नॉर्मल सोचिए ना, आप क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट या मीडिया को बोल दीजिएगा क्या जो ऐसा हो नहीं करना है, आप मीडिया को थोड़ा ना, आप या आपका पति है यार वो, है ना, यू कांट डू दैट, ठीक है। अच्छा मीडिया को नहीं बोल सकते हो, आप डायरेक्ट सीवीसी के पास भी नहीं चला जाओगे, है ना। तो मीडिया और सीवीसी ये सब तो नहीं करना है कुछ भी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपका पेरेंट्स को बोल सकते हो, सर पापा मम्मी ये कर रहे हैं देखो ना, बताओ तो उसको थोड़ा समझाओ, एक चीज़ ये कर सकते हो, है ना। इससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या सकते हो, क्योंकि आप एसडीएम हो, देखिए क्वेश्चन में एसडीएम बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि आप एसडीएम हो, आपके सीनियर कौन है, डीएम, है ना। तो आप डीएम के पास सीधा जाओ, सीधा डीएम के पास जाओ, सर ऐसा ऐसा है, मेरा पति बावड़ा हो गया है ना, उसको आथर को ब्राइबिंग का भूत सवार कर लिया, क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे वो मतलब अगर सज़ा हो तो कम से कम हो या फिर वो बच जाए इससे, मतलब कुछ अगर वैसा भी, देखिए सिंपल सा ये नॉर्मल सा फैक्ट है ना। आप अगर लिखोगे दैट नहीं उसको बचाना है, उसको कोई भी हालत में बचा देना है, नहीं मतलब आप अगर ज़्यादा एथिकल हो जाओ तो आप सीधा बोलो, यहाँ पे कोई भी बंदा ज़्यादा एथिकल रहने से वो लिखेगा दैट नहीं यार कैसे, मतलब उसको तो पनिशमेंट दिलवाना ही है अपने पति को, ठीक है।
वो ठीक है, वो आइडियल केस में है यार। एंड अभी जो है ना, आप असली वाला असली चीज़ अगर लिख लोगे ना, असली चीज़, तो आपको शायद ज़्यादा मार्क्स मिले, क्योंकि वो आपका बिहेवियर चेक करेगा यार। सोचो ना, एग्जामिनर को पता नहीं रहेगा क्या यार ये अपने पति को बताना बचाना चाहेगा यार, सिंपल सा बात है, नॉर्मल फैक्ट है, सब कोई चाहेगा यार, है ना। मैं भी अगर टीना की जगह में रहता तो मैं भी चाहता, ठीक है। तो उसने डिस्कस पहले तो इशू के साथ डिस्कस करना है, उसके बाद कोई वे फॉरवर्ड, ऐसा वे फॉरवर्ड निकालना है जिससे उसका पति कम आउट्स क्लीन, ठीक है। क्योंकि अभी भी तो या तो ज़्यादा ये फैला नहीं है बात, या फिर अभी हल्का हल्का इनिशियल स्टेजेस में है ना। तो वो चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा दैट डीएम से बात करके इतना निकाल दे, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे जो जो कल्प्रिट्स जुड़े हुए हैं, जैसे वो गूंस, मतलब माइनिंग गूंस जो जुड़े हुए हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, उनको भी एक स्ट्रॉन्ग सा वार्निंग मिल जाए, स्ट्रॉन्ग सा वार्निंग, या फिर आ, कोई तगड़ा सा लेजिस्लेशन आ जाए, या फिर जिससे मतलब ऐसा आपको कुछ संभाल के लिख देना यार, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ठीक है। और लिख के ऑल्सो रिक्वेस्ट टू, हाँ, साथ ही साथ आपको ये भी रिक्वेस्ट कर लीजिएगा दैट यार उस या तो अतर का वो पोस्टिंग चेंज कर दो आप, है ना। मैं नहीं चाहती जो वो और वहाँ पे रहे, है ना। पर देखिए, ये तो आप लिख लीजिएगा, बट साथ में साथ वो भी लिख देना है दैट, क्योंकि आपको अब आथर के जगह कोई दूसरा आएगा, वो भी ब्राइबिंग लेगा ही, ठीक है। साथ में साथ वो भी लिख दिया, वो मैंने लिखा नहीं हूँ, दैट एट द सेम टाइम आई विल इंश्योर दैट मैं कंप्लेन कर दूँ, है ना। कंप्लेन कर दूँ, पहले तो इंटरनल अथॉरिटी के साथ कंप्लेन करूँगा, पर वो कैसे लिखेंगे वो आप, मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने वही लिखा है ना। तो अभी के लिए तो आपने ये लिख दिया, ये चीज़, है ना, साथ ही साथ उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, है ना। और इसी को सब जोड़ के लिखना है आपको, ऐसा लिखना चाहिए दैट पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में आपका कुछ ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक ही एस्पेक्ट को लिख रहे हो आप, क्योंकि बट थोड़ा अलग सा लिख रहे हो, ठीक है। देखिए, और द सेम टाइम क्या करेगा ना, आप कंप्लेन फाइल कर दीजिएगा, ठीक है। एक तो पहले तो आपने उसको डीएम से पूछा सर इसका निकलने का चांस है क्या नहीं, हाँ, उसके बाद या फिर इसको चेंज कर दीजिए इसका पोस्ट डेस्टिनेशन। साथ ही साथ आपने ये भी क्योंकि आप उस जो वहाँ पे लोचा चल रहा था उसको आप एक्सपोज भी करना चाहते हो, जिससे फ्यूचर में ना हो और गवर्नमेंट एक्सचेकर में प्रेशर ना पड़े, ठीक है। तो आप एक प्रॉपर इंक्वायरी पहले तो बताओगे, है ना। ऐसे तो नहीं ना डायरेक्ट तो आप जाके बोल नहीं सकते, नॉर्मल सा बात है, ये फैक्ट है, ये कोई भी गवर्नमेंट वर्क में पहले इंक्वायरी ही बैठाया जाता है ना। तो आपको भी ना जो फैक्ट है वही चीज़ लिख देना, मैं भी इंक्वायरी बैठाऊंगा भैया, है ना। द फैक्ट दैट जो अथर जो है, जो उसका हस्बैंड है, शुड नॉट डिटर हर फ्रॉम टेकिंग एक्शन, मतलब ये देखिए, अथर उसका तो पति है ना, बट चूंकि उसका पति है, देन दिस फैक्ट मस्ट नॉट डिटर हर बाय टेकिंग एक्शन। क्यों? क्योंकि वो एक पत्नी से पहले एक शी इज़ चाइल्ड ऑफ दिस मदर अर्थ, इनफैक्ट दिस मदर इंडिया, ठीक है। तो उसको जो भी डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लेना है, और क्योंकि उसका पति अथर पति ही भी शायद शामिल है वहाँ पर, ठीक है, इसलिए उसको डरना नहीं है ना। देखिए, आपने दोनों पॉइंट लिख दिया, आपने बोला डीएम के पास भी जाके मैं खबर लगाऊंगी, और वो भी कर दूंगी, क्या बोलते हैं, कंप्लेन भी कर दूंगी इससे, जिससे क्या हमारे पति को, मतलब ये चीज़ डिटर नहीं करना चाहिए दैट मेरे पति को कुछ हो जाए, ठीक है। बट बिफोर डूइंग सो शी मस्ट कन्विंस अथर टू सरेंडर हिमसेल्फ, है ना। अगर यहाँ पे आप वो भी लिख दीजिएगा, अगर सचमुच का अथर शामिल है, तो अतर को कन्विंस करना चाहिए, भाई अतर तुम जाओ खुद ही कबूल कर लो, जिससे शायद तुम्हारा सज़ा घट जाए और तुम इस केस में बरी हो सको, ठीक है। मतलब उसी टाइप का, क्योंकि देखो अतर तो शामिल है, ठीक है। क्योंकि वो डायरेक्ट शामिल है, तो उसको एनी हाउ आज नहीं तो कल फंसेगा, वो आप जानती हो। पर अभी बोल दो दैट अतर ठीक है, आप खुद सरेंडर कर दो बिफोर द गवर्नमेंट, है ना। और आपको साथ ही साथ एज अ वाइफ टीना मस्ट एक्सपोज द इंटायर स्कैम, ठीक है। दिस में रिजल्ट इन रिड्यूस सेंटेंस, क्योंकि देखिए अगर खुद कर देगा तो शायद उसको पति को कम सजा वजा मिल जाए, या फिर उसका एटलीस्ट नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेव हो सके तो हो सके, मुझे पता नहीं। बट एनीवेज यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना है जिससे उसका पति का नौकरी चला भी जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली उसने गलत काम किया है, सो उसको सज़ा मिलना चाहिए। बट सज़ा मस्ट बी सो दैट बहुत कम से कम सज़ा मिले, है ना। उसलिए आपने डीएम के पास भी गए, जिससे उसको सजेशन मांगा, सर शायद ये अगर ही
अगर कोई प्रोविज़न है जिससे ये क्लीन निकल जाए तो बताइए सर, है ना? तो वही ना, इतना आपने मेहनत क्यों की? तो आप दिखा रहे हो दैट हाँ सर, मैंने पहला ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन जो सब कोई लिखता है, ये तो मैंने लिखा ही है, बट बीच वाले 2 भी ऑप्शन इतने तगड़े तगड़े निकाले हैं सर, 2 या 3 ऑप्शन जो भी हो, है ना? 3 ऑप्शन इतने तगड़े-तगड़े निकाले हैं जो शायद ही किसी के दिमाग में आया होगा, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा 1 ऑप्शन बीच वाला कोई लिख सकता है। बट ये 3 अलग-अलग ऑप्शन विद अलग-अलग डायमेंशन विद अ डिटेल एनालिसिस दैट हाउ यू विल प्रोसीड। देखिए, ये इससे नहीं हुआ तो यहाँ पर, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा, तीसरा नहीं हुआ तो चौथा, चौथा नहीं हुआ तो लास्ट। ठीक है? जो क्या कंप्लेन करके उसको बता देना है। ठीक है? नेक्स्ट, ये देखिए ये फाइनल टच होता है और ये इसको तर्का कहता हूँ मैं, है ना? ये बेसिकली तर्का ही है। मतलब वही दिखाना है दैट आप बहुत आप बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर हो, क्योंकि दिया ही हुआ था क्वेश्चन, टीना इज़ वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो आप क्योंकि आप ऑनेस्ट हो तो शी इज़ अ पब्लिक सर्वेंट बिफोर शी इज़ अ वाइफ, ये मैंने तभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये सेंटेंस बोला था। एंड मस्ट ट्रीट एवरी पोटेंशियल कल्प्रिट विथ सेम अपराइटेडनेस, ये क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, शी इज़ वेरी अपराइट, है ना? तो क्योंकि शी इज़ अपराइट तो शी मस्ट ट्रीट एवरी पोटेंशियल कल्प्रिट, और उसका पति भी को कल्प्रिट है ना? पहले तो पति को हल्का तो बचाने की कोशिश करेगा यार, सब करेगा, है ना? तो वो कर लिया, फिर बाद में पति को भी बोल दिया ठीक है तुम सरेंडर कर दो, है ना? मतलब सब सारे हल कल्प्रिट को एक नज़रिए से देखा। पर और जितने माफिया गूंस थे वो लोग, माइनिंग के गूंस, उन लोग को तो अच्छे से सजा दिलाना है भैया, है ना? अब इंटीग्रिटी बाद में, ये तो वैसे तर्का लाइन है, इंटीग्रिटी इज द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ सिविल सर्वेंट एंड शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज, ब्ला ब्ला ब्ला, और भी जितना ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, आप कर लेना। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है क्वेश्चन में। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल आज का केस है स्टडी का एनालिसिस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।